ओके, तो हमारा जो चैप्टर है वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि लाइकिंग एंड देन लव, और इस तरह फिर कुछ रिलेशनशिप्स, क्लोज रिलेशनशिप की हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो हमारे इन चीज़ों के गिर्द घूमता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि काज बनते हैं हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के। हम दूसरों को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, इसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और फिर अगर कोई चीज आपको बार बार दिखाई जाए तो आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो पॉजिटिव बन जाता है टुवर्ड्स उस चीज के, और हमारा जो रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि हम उस चीज को लाइक करना शुरू कर देते हैं जो अक्सर और बेशतर हमें दिखाई जाती है। देन फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है वो भी हमारी ये जो लाइकिंग है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, उसमें उसका भी एक रोल होता है। फिर हम कुछ फैक्टर्स को देखेंगे जो कि एक इंडिविजुअल्स को लाइक करने और डिसलाइक करने में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन फिर तीन रिलेशन की तीन टाइप्स को हम देखेंगे जो कि हम बनाते हैं विद इन द फैमिली, लव और पेरेंट्स के साथ। देन सम अदर रिलेशंस की हम बात करेंगे इसमें। तो इस पूरे चैप्टर में, इस क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। एंड देन क्लोज रिलेशनशिप की हम बात करेंगे एक। एंड देन रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे। फिर जेलेसी की बात करेंगे जो कि आपके इस रिलेशनशिप को थ्रेट देता है। ये दोनों क्लोज रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप में जो आपका थ्रेट है वो जेलेसी है। तो रिलेशंस में जेलेसी भी पाई जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन फिर अपनी लाइफ के लिए लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना है, या रोमांटिक पार्टनर जो है उसकी सिलेक्शन कैसे होती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो इन चीजों को हम देखेंगे। बेटा अट्रैक्शन की बात करते हैं, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, या जिसे हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं, वो इसके तीन फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और सोशल इंटरेक्शन है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये तीन चीजों के गिर्द घूमता है। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। चलें जी, एक स्टोरी और जो आपकी कवर पेज पे जो पिक्चर आपको दिखाई गई है उसमें आपने दो एक बूढ़ा एक बूढ़ी देख रहे हैं आप। इस दोनों जो है रॉबर्ट्स फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं, डोरिस और वेंडल। इन्होंने अभी अपनी 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट की है। तो इस इनकी एग्जाम्पल क्यों कोट की गई है कि इन्होंने 75 साल जो है अपनी लाइफ के हैप्पी गुजारे हैं, और इनका जो रिलेशन है वो एज अ पार्टनर और हेल्पर रहा है। हालांकि ये $52 जो है पर वीक जो है पर अपने सारे एक्सपेंडिचर्स मीट आउट कर रहे होते थे, और इसके अलावा चीजें जो इन्होंने अपने घर के इस्तेमाल के लिए ली वो क्रेडिट पे ले रहे होते थे। जैसे रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो वो $4 जो है पर मंथ पे कर रहे होते थे। और इसी तरह उन्होंने अपने बच्चों को पाला, और अब उनकी 90 साल की करीब उम्र है। तो एक स्टोरी ये हमें बताई गई है इनिशियल इंट्रोडक्शन में। और दूसरी जो है वो ट्रेशिया वॉर स्मिथ की बताई गई है। इसमें ट्रेशिया और फिर उसके हस्बैंड स्मिथ की बताई गई है। 2008 में ट्रेशिया को स्मिथ ने डाइवोर्स जो है डाइवोर्स की जो है लेटर भेजा था, और उसके साथ उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि वो जल्द से जल्द जो है वो उनका लग्जरियस जो अपार्टमेंट है पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में वो खाली कर दें। तो ऊपर वाली स्टोरी में आपको दिखाया गया है कि किस तरह जो है एक हैप्पी रिलेशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रेशिया है उसका जो रिलेशन है वो अनहैप्पी रिलेशन है। और उस पर फिर जब ये लेटर उसे ट्रेशिया को मिलता है तो वो फिर अपने यूट्यूब अकाउंट पर जाकर एक टाइटल जो कि जिसका नाम उन्होंने रखा वन मोर क्रेजी डे इन द लाइफ ऑफ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। ये एक मैजिकल बर्ड है। फिनिक्स एक मैजिकल बर्ड है जो कि अपनी ही राख से बार बार पैदा हो रहा होता है। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह जो है वो बार बार मेरी जो है लाइफ जो है उसमें कुछ हर्डल्स आ रही हैं। अनहैप्पी रिलेशनशिप की बात कर रही वो। और देन फिर वो जो प्री नप्शल एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था
कि अगर इन केस ऑफ डाइवोर्स अगर देते हैं तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसकी बेस पर उसका हस्बैंड जो है वो इसी प्री नप्शल एग्रीमेंट की बेस पर उससे कह रहा है कि आप अपार्टमेंट जो है वो खाली कर दें। फिर हम तीसरी स्टोरी की देखते हैं। ग्रेग रेविस जो है उसने ट्विटर पर, जहां पर सारे लोग बैठे होते हैं, पूरी दुनिया जो है वो ट्विटर पर बैठी होती है, और वहां पर उसने लिखा था स्टेफनी सलिवन को, विल यू मैरी, कि मुझसे शादी करोगी या नहीं। और पूरी दुनिया के सामने उसी ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने रिप्लाई दिया था, इट वुड बी हैप्पी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विथ यू। तो अभी देखें कि यहाँ पर आपको तीन फैमिलीज की बातें दिखाई गई हैं, एक रॉबर्ट्स फैमिली, और दूसरा स्मिथ फैमिली, और तीसरा टू बी मैरिड जो अभी रेग रेविस और सलिवन जो है वो मैरिज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो कभी कभी कायम रहते हैं और कभी वो टूट जाते हैं, और कभी हम नए रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इन स्टोरीज से अराइज होते हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इन स्टोरीज से अराइज होते हैं। ओके, व्हाई डू पीपल लाइक और डिसलाइक ईच अदर। स्टोरीज को देखें कि लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। व्हाई दे डू फॉल इन लव, लोग जो है वो लव क्यों करते हैं। और आर देयर सेवरल काइंड्स ऑफ लव या जस्ट वन, क्या लव की डेफिनेशन एक ही है या बहुत तरह के डिफरेंट काइंड्स के लव पाए जाते हैं। देन कुछ रिलेशंस हमारे जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डीपर होते जाते हैं और विद द लेवल्स ऑफ कमिटमेंट्स, एंड कुछ जो है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारी स्टोरीज से, और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पूरी चैप्टर में फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है। ओके, डू वी इन्वॉल्व इन मैनी रिलेशनशिप? Yes, we involve in many relationships such as families की हम बात करें कि हमारा रिलेशन वो फैमिलीज के गिर्द घूमता है। देन अदर्स की बात करें तो हमारा फ्रेंड्स के गिर्द जो है वो रिलेशन घूमता है। फिर हमारे जो है प्रोफेशनल रिलेशंस है, एंड देयर आर सम रोमांटिक रिलेशंस। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जिनके गिर्द जो है वो हमारे जो भी हमारी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है, लव है, और बाकी जो हमारे रिलेशंस हैं वो इन चीजों के गिर्द घूमते हैं। ओके, वी नॉर्मली ट्रस्ट दोज हु डोंट रिवील आवर डीपेस्ट थॉट्स एंड डिजायर टू अदर्स। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, उन लोगों पर ज्यादा जो है वो ट्रस्ट शो कर रहे होते हैं जो कि हमारे राज छुपा रहे हो, और उसकी वजह से हम उनको ज्यादा लाइक करते हैं। देन देखते हैं कि क्या एफिलिएशन की जरूरत पड़ती है। दो लोग एक दूसरे के साथ एफिलिएट करते हैं, क्या उनकी जरूरत है। इसके कुछ इंटरनल सोर्सेस की बात करते हैं, इंटरनल सोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं हम। देखिए बेटा, हमारे यहाँ इंटरनली जो है अट्रैक्शन की कुछ सोर्सेस हैं, जिसमें हमारी एक नीड है जरूरत की वजह से, फिर मोटिव्स कुछ मकसद होते हैं, एंड देन कुछ इमोशंस होती हैं जिसकी वजह से हम जो है वो लोगों को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। और आपकी जो लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, ये पैदा होती है आपके इंटरनल सोर्सेस है, जिनको हम कहें कि आपके ये बेसिक सोर्सेस है, जिनमें आपकी नीड है, मोटिव है और इमोशंस पाए जाते हैं। अभी ये जो एफिलिएशन हमारी बनती है नीड, मोटिव्स और इमोशन की बेसिस पे, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस में या हमारे जो लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है में है, उसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिलिएशन? एफिलिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इसका मतलब है कि किसी को भी ज्वाइन करना या किसी से कनेक्ट होना, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी रिलेशन में हो, तो जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एफिलिएशन। अब हमारी ये जो एफिलिएशन है, हमारी जो लाइफ है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो एफिलिएशन में गुजरता है। यानी कि घर में फैमिली के साथ, फिर सोसाइटी में दोस्तों के साथ, फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो
हमारे जो कोवर्कर्स रहते हैं उनके साथ। और ये जो है वो आपका न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी सारी जो एफिलिएशन है वो माइंड की वजह से हो रही होती है, और हमारी जो जितनी सिमिलरिटी ज्यादा होती है, हम सिमिलर लोग ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हीं के साथ हमारी दोस्ती रहती है। और ये जो है फिर आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग और आपकी जो फिजिकल वेलबींग है, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखें, एक बंदे को अगर तन्हाई में छोड़ दिया जाए तो उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। और ये लाजमी है कि आपके किसी न किसी के साथ कोई रिलेशन हो, आपको कोई ना कोई कॉपरेट करता हो। चीजों में हमें कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक जानवर को आप एक खूंटे में बांध दें तो वो सारी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन ये इंसान के लिए करना नामुमकिन है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली जो है इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, और उसी की बेस पर जो है वो हमें इसी वजह से जो है हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए और फिजिकल वेलबींग के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। एंड देन फिर एफिलिएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अपने जिंदा रहने के लिए, कॉपरेशन के लिए, सर्वाइवल के लिए कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है। पहले हम अगर प्रीमेटिव सोसाइटीज की बात करें तो जहां पर आपकी हंटिंग वगैरह हुआ करती थी, तो अगर पूरे गांव के दो लोग जो है वो मिलकर शिकार करके आते थे तो सारे लोगों को जो है वो खाना मिल जाता था। तो इस तरह जो है वो आपकी कॉपरेशन जो है वो जरूरी होता है, और ये कॉपरेशन जो है वो एफिलिएशन से आता है। आपका किसी न किसी से एफिलिएशन हो, दो घर के बंदे मिलकर काम कर रहे होते हैं तो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो ये सोसाइटी कॉमन है कि एक घर में फर्द कमाने वाला होता है तो 10 लोग खाने वाले होते हैं। तो खैर, अगर दो लोग कॉपरेट करेंगे तो सर्वाइवल जो है वो इजी हो जाता है, और ये कॉपरेशन आता है एफिलिएशन से। और ये जो है आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसीज की। जितने भी जानवर हैं उनमें आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाती है एफिलिएशन की। अब हम चूंटी की मिसाल ले लें तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक चावल का दाना होता है तो सारी चूंटियां जो है वो उसको हेल्प कर रही होती है, नहीं तो कम से कम जो है वो दो चूंटियां तो उसको ले जाने में, उसकी केव तक ले जाने में उसको हेल्प कर रही होती है। तो ये क्या है कि आपके जितने भी एनिमल्स हैं उनमें भी एफिलिएशन पाई जाती है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के, आपने देखा होगा परिंदों को शाम में वापस दाना चुग कर जाते हुए, और अपने घोंसलों में वापस जब भी जाते हैं तो वो झुंड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज कि आपकी जितने भी स्पीसीज है उनमें एफिलिएशन पाई जाती है। एंड देन वी आर बॉर्न टू एफिलिएट, के हमारी जो पैदाइश का मकसद है वो भी एक इन मकसदों में से एक मकसद क्या है कि हमें एफिलिएट करना है। देन आप छोटे बच्चों को देखें जो अभी अभी इन्फेंट्स जो पैदा हुए होते हैं, दे लुक टू फेसेस। वो बड़ों के चेहरों की तरफ क्यों देख रहे होते हैं? दे आर लुकिंग फॉर एफिलिएशन, क्योंकि वो एफिलिएशन ढूंढ रहे होते हैं। ये जो है वो पैदाइशी जो है, क्योंकि वी आर बॉर्न टू एफिलिएट, इस वजह से आपका छोटा बच्चा भी जो है वो बड़े के फेसेस की तरफ देख रहा होता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वी आर बॉर्न टू एफिलिएट। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं इन नीड टू एफिलिएट। हमारे जो लोग हैं उनमें कुछ आपको कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमें एफिलिएशन की जरूरत है, और कुछ फिर आइसोलेशन में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो डिफर करते हैं इस नीड को लेकर, कुछ जेनेटिक्स की बेसिस पे और कुछ एक्सपीरियंस की बेसिस पे जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं इसमें। अगर किसी से आपने एफिलिएशन रखी हुई है तो डेफिनेटली आपने कुछ उससे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई होती है, और जब आपने उससे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं होती। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है जब मीट नहीं होती हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, या लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब किसी दोस्त से किसी खास मकसद के लिए दोस्ती रखी जाए और वो मकसद पूरा ना हो,
तो फिर लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी इस नीड को लेकर, एफिलिएशन की जरूरत को लेकर जो है वो डिफर कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ना हो, आपका मकसद पूरा ना हो, तो वी फाइंड इट अनप्लेजेंट एंड वी फील कि हमें इग्नोर किया जाता है, एंड देन हम अपने कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता जाता है। देन सोशल एक्सक्लूजन हम फेस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी से हमें निकाल दिया गया हो, या हम जो है वो ज्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं इश्यूज को लेकर, एंड देन हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जो हमारे माइंड की फंक्शनिंग है, वो वीक हो जाती है। तो ये जब होता है जब हम हमारी जो एफिलिएशन थी, जिस मकसद के लिए हमने एफिलिएट किया था, और वो पूरा ना हो, तो हमारा रिएक्शन जो है वो इस तरह का होता है, और इससे अल्टीमेटली हमारी वेल बीइंग, हमारे बिहेवियर, कॉग्निशन पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। ओके, देन देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। इसी में से वो है, आर देयर पीपल हु डोंट नीड अदर पीपल। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, देयर आर पीपल हु नीड नो इमोशनल अटैचमेंट, जो ये दावा करते हैं कि हमें इमोशनल अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं है। देखें कि ह्यूमंस नीड अटैचमेंट स्टाइल, लोगों को अटैचमेंट स्टाइल की जरूरत पड़ती है। अटैचमेंट स्टाइल क्या है कि हम इमोशंस को बनाएं और फिर उनको रेगुलेट करें। तो इमोशंस को बनाना और फिर उनको रेगुलेट करना, यानी कि रिलेशंस को बनाना और मेंटेन करना, ये क्या है कि अटैचमेंट स्टाइल है। हमारी किसी ना किसी से कोई ना कोई अटैचमेंट हो, ये बेसिक ह्यूमन नीड है। बट फिर हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं डिसमिसिंग अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी नजर आते हैं जिसमें वो क्लेम करते हैं कि उनका जो है जो इमोशंस है, इमोशनल अटैचमेंट है, उनको इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, या फिर जरूरत है तो बहुत ही कम जरूरत है। इनफैक्ट वो क्या कर रहे होते हैं, वो अवॉइड कर रहे होते हैं क्लोज रिलेशनशिप्स को, क्लोज रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। देन फिर देखें कि वो कुछ जो है अटैचमेंट तो उनकी होती है, और उस कुछ अटैचमेंट में क्या होता है कि दे एफिलिएट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो किसी न किसी से एफिलिएट कर रहे होते हैं। अगर वो नहीं करते हैं एफिलिएट, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, उसका नतीजा निकलता है रिजेक्शन, और फिर जिसे हम कहते हैं आपकी अटैचमेंट एंजाइटी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी जो है एंजाइटी, अटैचमेंट एंजाइटी मींस द हायर द इंडिविजुअल आर इन फियर ऑफ रिजेक्शन एंड अबैंडनमेंट बाय अदर्स, द ग्रेट द एक्टिवेशन दे शो इन पार्ट्स ऑफ ब्रेन लाइक to emotions when they think about negative outcomes in relationship such as conflict, breakups and deaths of partners। तो ये हम फेस कर रहे होते हैं, हमारे अटैचमेंट में एंजाइटी पैदा होती है, और फिर हम रिजेक्शन जब फील करते हैं तो हमारे जो बिहेवियर है वो हमारा चेंज हो जाता है। सोशल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। ये जो हमें ज़रूरत है नीड टू एफिलिएट में, उसमें सोशल आपकी इन्फ्लुएंस का क्या असर पड़ता है। एक्सटर्नल इवेंट्स जो है कैन टेम्परली बूस्ट और रिड्यूस दिस नीड। कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स जो कि नेचुरल इवेंट्स हो, सच एज डिजास्टर, जैसे कि आपका नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो मैनी पीपल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज डिजायर टू एफिलिएट विद अदर्स। तो इस सूरत में हमें क्या होता है कि हम जरूरत महसूस करते हैं कि हम किसी न किसी से एफिलिएट करें, और जितना हम ज्यादा जो है वो जो है आपके इसमें
ज्यादा डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर जितने भी ह्यूरिकेन्स फ्लड्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उसमें हम फील करते हैं कि हमें जो है वो एफिलिएशन किसी न किसी से ताउन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वी वांट हेल्प एंड कंफर्ट, एंड वो जो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहती हैं उनको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन इसमें जो है इसमें हम देखेंगे आपके कुछ एक क्वेश्चन जो है वो आपका अराइज होता है कि व्हाई शुड फ्राइटेंड एंग्शियस पीपल वांट टू इंटरैक्ट विद अदर फ्राइटेंड एंड एंग्शियस पीपल्स। तो कुछ आपके ऐसे लोग होते हैं जो डरे हुए होते हैं और फिर वो फिर करीब हो जाते हैं उन लोगों के जो डरे हुए होते हैं या एंग्शियस होते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक स्टडी की बात करें जो कि आपकी बेंजामिन से आई है 1998 में। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और फिर कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप्स में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोग थे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाना था और जो कंट्रोल ग्रुप थे उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाना था। तो फिर नतीजा क्या निकला कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोग थे, सपोज अगर वो 20 थे तो वो एक दूसरे के करीब आ गए, यानी कि उनमें एफिलिएशन हुई। और जो कंट्रोल ग्रुप के लोग थे उनमें कोई एफिलिएशन नहीं हुई क्योंकि उनको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखें कि जब भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या इस तरह के आपको एंजाइटी हो, थ्रेट हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी सिचुएशन हमारी जैसी हो, फ्राइटेंड हो सपोज। ओके, हम फिर ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है सोशल कंपैरिजन की वजह से। हम क्या कर रहे होते हैं, सोशल कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड हमारा जो परसेप्शन है उसको, डिसीजन को हम दूसरे जो ग्रुप मेंबर है उनसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर मैं डरा हुआ हूँ तो मुझे ये भी देखना है कि जो मेरे साथ बैठा हुआ है वो भी डरा हुआ है या नहीं। तो इसको हम कहेंगे कि सोशल कंपैरिजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फिर हम कॉग्निटिव क्लैरिटी की बात करें कि हमारे यहाँ जो माइंड्स में ओपिनियंस, बिलीफ वगैरह पाए जाते हैं, हम लोगों के करीब इस वजह से भी जाते हैं कि हम देखते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है इस किसी इंसिडेंट को लेकर या किसी डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर ह्यूरिकेन को लेकर, क्या लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं। फिर इमोशनल क्लैरिटी, हमारी जो इमोशंस बन जाते हैं कि फैमिली को सिक्योर करना है, इस तरह की इमोशनल क्लैरिटी भी जो है उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमने इंटरनल सोर्सेस की बात कर ली। अब एफिलिएशन में हम बात देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस को कि कौन से एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। तो दो तरह के आपके एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जो कि आपके अट्रैक्शन जो है, आपकी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, लाइकिंग या डिसलाइकिंग या नीड फॉर एफिलिएशन में आपको जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और उनमें एक है आपका प्रॉक्सिमिटी और दूसरा है फिजिकल ब्यूटी। एक है आपका फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। अब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी क्या है? ये क्लोजनेस है, दो इंडिविजुअल्स का करीब आना, चाहे वो एक जगह में साथ बैठे हो या एक क्लासरूम में हो या फिर वो जो है एक जगह में काम कर रहे हो। तो इससे क्या है कि आपका, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। देन फिजिकल ब्यूटी, जिससे हमें जो है वो अट्रैक्शन होती है। उसमें आपका है कि आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पॉजिटिव है, जैसे हैंडसम होना या ब्यूटीफुल होना, और कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे अनअट्रैक्टिव होना, अगली होना। तो ये आपकी जो है फिजिकल ब्यूटी से भी हम जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग करते हैं इन चीजों को लेकर। तो पहले के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी क्या, कि जितना दो लोग करीब होंगे उनमें ज्यादा लाइकिंग होगी क्योंकि वो एक दूसरे को ज्यादा देख रहे हैं
और दूसरे में हम क्या है कि उनकी वीडियो को देखकर फिर भी आपकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है। तो इस तरह जो है वो आपकी ये दो जो है आपके ओके जी। अब हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी जो है वो आपकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो या इसका अनप्लान्ड कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि प्रॉक्सिमिटी जो है वो ये लाजमी है आपकी अट्रैक्शन के लिए, कोई भी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होने के लिए लाजमी है। देखें, अगर हम कहें कि एक सोसाइटी है जिसमें सिर्फ एक बंदा रहता है तो कोई भी अट्रैक्शन या लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होगी। अगर हम कहें कि एक सोसाइटी है उसमें दो लोग रहते हैं तो एक को लाइक करेगा तो दूसरा दूसरे को डिसलाइक करेगा। तो ये है कि प्रॉक्सिमिटी का होना लाजमी है। अगर प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी तो अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, लाइकिंग डिसलाइकिंग डेवलप नहीं होगी। इसके लिए लाजमी क्या है कि प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। अभी आजकल तो आप देखें कि सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है आप देखें कि बहुत सारे लोग जो है वो इंटरएक्ट कर रहे होते हैं। पहले तो आपको फेस टू फेस कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ती थी, यानी कि प्रॉक्सिमिटी की जरूरत पड़ती थी। अभी ये चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खत्म कर दी है। अभी आपके जो रिलेशंस हैं वो वर्चुअल रिलेशंस बन गए हैं, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है इन वर्चुअल रिलेशन से बियॉन्ड जाने की। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्लासिकल रिसर्च। एक क्लासिकल रिसर्च की बात करें तो ऑन द रोल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लाइकिंग या डिसलाइकिंग ऑफ आर अदर्स, और ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट की गई थी बहुत टाइम पहले। और इसमें देखेंगे आपके जो लोग इसमें देखें कि हमने ग्रुप्स को जो है वो सपोज हमने इंटरनेट पे लोगों को बिठा दिया और फिर देखें कि ये लोग जो है एक दूसरे पर कमेंट करते हैं। फेसबुक या ट्विटर की आप एग्जांपल लें, फिर वो कमेंट्स जो शेयर करते हैं, और इससे क्या है कि हमें पता होता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं, और हमें हमारे पेज को लाइक करने वाले कितने हैं, डिसलाइक करने वाले कितने हैं। और जो ज्यादा हमारे पेज को लाइक करता है हम उसके पेज को ज्यादा लाइक करते हैं, और जो हमारे पेज को डिसलाइक करता है डेफिनेटली हम भी उसके पेज को डिसलाइक करते हैं। तो ये जो है आपकी आजकल जो प्रॉक्सिमिटी है वो आपकी सोशल नेटवर्किंग पे आ गई है। चले जी, अब देखना ये है कि व्हाई डज प्रॉक्सिमिटी मैटर। तो इसका जवाब क्या है कि रिपीटेड एक्सपोजर जो है उसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि रिपीटेड एक्सपोजर ना हो। तो सपोज यहाँ पर आप ये देखें कि इस स्टडी में हमने पहले देखा कि फर्स्ट क्लास का पहला दिन हो तो कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दरम्यान में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। फिर दूसरे दिन आप आते हैं तो क्लास में आपका हेलो हाय होता है। फिर तीसरे दिन आपकी कन्वर्सेशन होती है, और फाइनली जो है वो आपकी ये चीज जो है वो लाइकिंग या डिसलाइकिंग की तरफ चली जाती है। तो ये देखें कि प्रॉक्सिमिटी की जो है जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि ये रिपीटेड एक्सपोजर होता है, बार बार चीज को दिखाया जाए। और इसकी एक इसको इस ग्राफ से समझते हैं कि सपोज आपके हम रिसर्च असिस्टेंट की बात करें या टीचर्स की बात करें जो कि स्टूडेंट के तौर पर बिठाए गए थे एक क्लास में, एक जो है वो बिल्कुल नहीं आया, और एक जो है वो क्लास में 5 मरतबा आया, एक 10 मरतबा आया, और एक 15 मरतबा आया। और फिर जब सेमेस्टर खत्म हो गया तो फिर उन स्टूडेंट्स को उन्हीं टीचर्स की जो सीक्रेटली उनके क्लास में बैठे हुए थे उनको दिखाया गया, उनकी तस्वीरें दिखाई गई। तो सबसे ज्यादा जो रेटिंग दी गई वो 15 नंबर वाले को दी गई, फिर सेकंड पे 10 नंबर वाले को, और फिर 5 नंबर वाले को, और फिर जो एक मरतबा भी नहीं आया था उसे 0 रेटिंग मिली। उसकी जो रेटिंग है वो कम है एज कम्पेयर टू बाकियों के। तो इससे नतीजा क्या निकाला गया कि आप जितना ज्यादा एक्सपोजर होता है, जितना ज्यादा जिस चीज को आप देखते हैं, और उतनी ज्यादा जो है वो आप उसको लाइकिंग या अनलाइकिंग जो है वो
आपकी जो है फैमिली, जितना ज्यादा आप चीज से फेमिलियर होते हैं उतना ज्यादा आप उसको जानते हैं, उसकी रेटिंग करना लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वो आपकी उसकी बेस पर जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। ओके बेटा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूसरों की, जिसमें आपके फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का कोई इम्पैक्ट होता है। जैसे हम कहें कि लव एट फर्स्ट साइट जो है ये भी आपकी अट्रैक्शन है। एंड देन इसी के लिए जो है स्ट्रक विद अ लाइटनिंग बोल्ट का वर्ड भी यूज किया जाता है। और सम टाइम हम कहते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टाइटल से भी हम इम्प्रेसिव हो सकते हैं, अदरवाइज बुक में जो है कोई अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन ना भी हो तो। It is all too clear that others' physical appearance does have a strong effect on us and often plays powerful role in interpersonal attraction and influence many aspects of social behavior. तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपके जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है उसके जो है वो इम्पैक्ट्स होते हैं। और अल्दो हम किसी से मुतासिर ना भी हो, किसी को देखा पर्सनली ना देखा हो, लेकिन उसकी तस्वीर देखने से भी हम ज्यादा जो है उसको लाइक करना डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनल जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है वो ज्यादा है। तो ये जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर दीज इफेक्ट्स, तो ये कितना इफेक्टिव होती है। देन ये जो है आपकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस क्यों होती है। देन डू वी बिलीव दैट व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड। तो ये क्या हमारा जो अमूमन ये एक बिलीव बना हुआ है कि जो भी खूबसूरत चीज होती है वो अच्छी होती है। तो इन चीजों को देखते हैं। पहले आपकी है ब्यूटी में बी ओनली स्किन डीप। ये तो हम भी समझते हैं कि आपकी जो जाहिरी खूबसूरती है वो आपकी जो बातनी जो अट्रैक्टिवनेस है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। पीपल मे बी ब्यूटीफुल आउटसाइड बट देयर कैरेक्टर इनसाइड इज नॉट नेसेसरली अट्रैक्टिव एज इट टीचर्स। तो जैसे हम ने कहा कि आप जो लोग होते हैं वो बाहर से अट्रैक्टिव तो होते हैं लेकिन इंटरनली वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। जैसे डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, हमने आउटवर्ड अपीयरेंस की बात कर ली। तो बट वी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द स्किन। उसके बावजूद भी ये है कि हम स्किन ओनली स्किन डीप का हमें पता भी है, फिर भी हम जो है वो अटेंशन दे रहे होते हैं स्किन को। ओके, तो ये आपने सुना है कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, के जरूरी नहीं है कि जो खूबसूरत हो तो वो अंदर से भी अच्छा होता है, जो बाहर से अच्छा हो तो वो अंदर से भी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी वी डोंट एक्ट ऑन ओनली स्किन डीप बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस जो आपकी होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल फैक्टर होता है हमारी जो लाइकिंग होती है उसमें। जो आपके अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स हैं सपोज उनको जो है वो जज जो है गिल्टी करार दे देते हैं, और देन लेस अट्रैक्टिव वंस, देन आपके अट्रैक्टिव पीपल जो है वो जस्ट टू बी हेल्दियर, हम उनको हेल्दियर समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं और ट्रस्टवर्दी समझते हैं सिर्फ उनकी खूबसूरती को देखकर। और पीपल इवन रेस्पॉन्ड विद मोर पॉजिटिवली टू अट्रैक्टिव इन्फेंट्स देन टू अनअट्रैक्टिव वंस। अब जो खूबसूरत बच्चे होते हैं उनको हम ज्यादा जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं एज कंपेयर टू जो अनअट्रैक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको। तो हमारा जो देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस इवन यहाँ तक कि छोटे बच्चों की
को भी देखें तो अगर छोटा बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा और खूबसूरत होता है तो हम उसे टॉफी लेकर देते हैं या उसे उठाते हैं, चूमते हैं, यानी कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। और अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होता है तो हम उसे उठाते भी नहीं हैं और नजर घुमा देते हैं। ओके, देन हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है तो इसी बेस पे हमारी जो जो लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन है वो भी फिजिकल अपीयरेंस को ही देखकर हो रही होती है। तो ये आजकल हमारे यहाँ ये भी चीज सही है। ओके, व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड को हम देखें कि ये जो वास्टर है 1972 में, सॉरी 1972 में आपके जो वास्टर है उन्होंने कहा था वी possess a positive stereotype for highly attractive people, क्योंकि उसकी फिजिकल, इसको हम कहें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप। इससे पहले हम चैप्टर जो पढ़ के आए हैं स्टीरियोटाइप का, जिसमें ये है कि ये आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है, स्टीरियोटाइप आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट है। और इसका मकसद क्या है कि हमारे माइंड में कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स हमने बनाए होते हैं लोगों के लिए, चाहे वो आपका जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो या इस तरह। तो इसी को लेकर हमने ब्यूटी को लेकर जो है वो एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है। और वो स्टीरियोटाइप क्या है? व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड। तो वास्टर की स्टडी के मुताबिक ये जो हमने स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है वो क्या है कि आपका हमने हमने ये ऑलरेडी नोट किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट अट्रैक्टिव पीपल आर viewed as possessing desirable characteristics such as intelligence, good health, kindness, generosity to a greater extent than less attractive people। तो ये क्यों हो रहा होता है? ये इस वजह से हो रहा होता है कि हम लोगों को ज्यादा अच्छा समझ रहे होते हैं और इन्हें जेनरस समझ रहे होते हैं, देन फिर उनको काइंड या इंटेलिजेंट समझ रहे होते हैं इस बेस पे कि वो खूबसूरत है। और ये आपका स्टीरियोटाइप है, सिर्फ आपकी कॉग्निटिव में एक बिलीफ है, नथिंग एल्स। ये वास्टर की स्टडी जो है वो सजेस्ट करती है। देन फिर हम इसमें एक और चीज देखें जो आपकी फिगर नंबर 7.5 है, व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड इफेक्ट। तो ये क्या है कि हमारी जो एक डिजायर है कि हम खूबसूरत लोगों से रिलेशन रखें, तो उनके लिए हमारी जो फीलिंग होती है पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि हमने हमारी एक ख्वाहिश जो है वो ये है कि खूबसूरत लोगों से दोस्ती रखना अच्छी चीज़ है, या उनसे दोस्ती रखी जाए क्योंकि वो खूबसूरत है। तो हमारी जो है ये एक डिज़ायर होती है जिसकी वजह से हमारी जो ये जो परसीव्ड इंटरपर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टारगेट के, तो वो इम्पेक्ट हो रहे होते हैं और उसी के बेस पे हम ये कर रहे होते हैं। तो दो चीजें, एक के ये आपकी स्टेरियोटाइप है, आपने माइंड में चीज एक ओपिनियन बनाया हुआ है, और दूसरा ये है कि आपकी एक डिजायर है टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल पीपल। लेट्स सी के ये कहना कि व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड, क्या ये एक्यूरेट है या नहीं? ओके, ब्यूटीफुल पीपल आर नॉट नेसेसरी आल्सो गुड। जो लोग खूबसूरत होते हैं वो अक्सर अच्छे नहीं होते हैं। और ये जो आपकी अट्रैक्टिवनेस है ये एसोसिएटेड है पॉपुलैरिटी के से, ना कि आपकी खूबसूरती से। सपोज हमारे यहाँ जो है वो जितने ज्यादा आपके जो टीवी स्टार्स हैं उनको मेकअप शेकअप लगा के और लाइटनिंग लगाकर जितना ज्यादा पॉपुलर बनाया जाता है उतना ज्यादा उनकी लाइकिंग, उनकी रेटिंग जो है लाइकिंग में बढ़ती है। सपोज हम बिल गेट्स या वॉरेन बफेट की बात करें तो ये आपके सुपरस्टार्स नहीं है, तो एज कंपेयर टू आपके शाहरुख खान या जैसे बाकी एक्टर्स हैं, इनकी जो रेटिंग है वो कम होगी। इससे हम ये कंक्लूड करेंगे व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड से हम ये कंक्लूड करेंगे कि व्हाट इज ब्यूटीफुल इज नॉट गुड। तो ये
जो भी खूबसूरत है वो जो है वो गुड नहीं हो सकता। और दो जो ब्यूटीफुल है वो गुड हो सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है ये आपका यूनिवर्सल नहीं है, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। जैसे कि ये ग्रिफ्टर्स की नाम से एक मूवी है जिसमें 3 स्टार्स आपको दिखाए गए हैं। ये क्या करते थे, अपनी पर्सनालिटी को यूज करके लोगों को डिसीव करते थे। तो इससे फिर मूवी से क्या कंक्लूड किया जाता है कि जो ब्यूटीफुल स्टार्स है इवन आपके मूवीज के, वो भी आपको जो है अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो हमने स्टीरियोटाइप बना हुआ है व्हाट इज ब्यूटीफुल इज गुड, तो ये महज एक स्टीरियोटाइप है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज अट्रैक्टिवनेस? अट्रैक्टिवनेस क्या है? व्हाट फैक्टर्स मेक हाई और लो अट्रैक्टिव? तो कुछ प्रिसाइज क्यूज हैं जिनकी वजह से जो है वो लोग जो है वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम आंखों की बात करें, नाक की बात करें, या चिन की, या चीक बोन्स की, या आईज ब्रोज की, या आपकी स्माइल की, तो ये छोटे छोटे क्यूज हैं जो आपकी जो है अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। तो कैनिंघम की स्टडी जो 1986 में उन्होंने की थी, इस स्टडी के मुताबिक, पहले हम इस स्टडी को देख लेते हैं। इस स्टडी के मुताबिक जो है वो ओके जी, इस स्टडी के मुताबिक जो है इन्होंने कहा कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें 2 चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक है क्यूट होना, यानी कि चाइल्ड लाइक फीचर्स जो है, जैसे कि ये एमी एडम्स की तस्वीर आपको दिखाई गई है, तो इसमें क्यों ये ज़्यादा जो है वो आपकी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है और इसकी लाइकिंग रेटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकी आइज़ में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, फिर इनकी नाक छोटी है, या फिर छोटी जो है वो इनकी चिन है। देन फिर मैच्योर फीचर्स, इन्होंने 2 फीचर्स को काउंट किया है, चाइल्ड लाइक फीचर्स और मैच्योर फीचर्स को। इनकी बेसिस पे फिर देन दूसरी तस्वीर में आपको एंजेलिना जूली दिखाई गई है, जिसकी रेटिंग जो है वो फिर मैच्योर फीचर्स की वजह से जो है वो ज़्यादा आती है। देन सेकंड स्टडी की बात करते हैं जो लैंग्वेज और बाकी उसके साथियों ने की थी। इसमें उन्होंने क्या किया था कि 32 फेसेस को कंप्यूटराइज जो है वो फोटोग्राफिक के जरिए जो है वो कंबाइन किया था, और फिर उसमें से जो है उन्होंने मल्टीपल फेसेस को जो है एक फेस में मर्ज करने की कोशिश की थी, और फिर उन्होंने फोटोज को डिवाइड भी किया था माइक्रोस्कोपिक स्क्वायर्स में, और हर स्क्वायर को उन्होंने ट्रांसलेट किया था नंबर्स से। फिर ये नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे स्पेसिफिक शेड को, और फिर एवरेज जो आपकी जो पिक्चर थी उसका रिजल्ट जो है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया था एक कॉम्पोजिट पिक्चर में। ये देखें कि यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये कॉम्पोजिट पिक्चर है, क्योंकि ये 2 फेसेस से मिलकर बनी है। ये भी कॉम्पोजिट पिक्चर है क्योंकि ये 4 फेसेस से मिलकर बनी है, और ये भी आपकी कॉम्पोजिट पिक्चर है क्योंकि ये 8 फेसेस से मिलकर बनी है, और ये 16 से और ये 32 से। अब 32 वाली पिक्चर को आप देखें, और फर्स्ट वाली पिक्चर को देखें तो वो अट्रैक्टिव है, फिर उससे ज्यादा अट्रैक्टिव सेकंड वाली है, देन थर्ड वाली उससे ज्यादा है, फिर फोर्थ वाली उससे ज्यादा, एंड फाइनली जो है 32 फेसेस को जब मर्ज करके कंप्यूटराइज फोटोग्राफिक में जब उन्हें मर्ज किया गया तो उसकी जो कंपोजिट इमेजिंग सी वो ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस पिक्चर्स। तो ये 2 स्टडीज जो है हमें यहाँ पर दिखाई गई है, जिससे फिर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं। एक आपकी नेचुरल, जो कि आपकी स्टडी जो है कैनिंघम ने की थी 1986 में, और इसमें उन्होंने 2 फीचर्स को पर डिस्कस किया था, एक चाइल्ड लाइक फीचर्स और दूसरे मैच्योर फीचर्स को, और उनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज जो है यानी कि जो क्यूज हैं जो आपकी फेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन की है। और फिर सेकंड स्टडी में जो है लैंग्वेज ने की है, जो कि उन्होंने कंप्यूटराइज फॉर्म में की है और डिजिटलाइज जो है वो
पिक्चर्स किए और उससे फिर कंपोजिट इमेज जो है उन्होंने निकाला, तो फिर क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट जो है 32 फेसेस को कंबाइन करके एक अट्रैक्टिव फेस जो है वो उन्होंने कंपोजिट पिक्चर के तौर पर एक्सट्रैक्ट किया था। अब बात करते हैं आपकी इसी अट्रैक्टिवनेस में रेड कलर की क्या इंपॉर्टेंस है। मिस्र में जो एक्सकेवेशंस हुई हैं उनमें जो स्टेचूज मिले या स्टेचूज मिले, तो यहाँ पर आप ये देखें पिक्चर में आपको एक स्टेचू दिखाया गया। तो मिस्र के लोग भी कॉस्मेटिक्स का यूज किया करते थे, लिपस्टिक्स और रॉक रॉक का, जो कि आपके रेड कलर को शो करता है। तो यहाँ पर क्या रेड कलर जो है इज रियली इंडीड एन अट्रैक्टिव, रेड कलर जो है वो अट्रैक्टिव है या नहीं है। और रेड कलर जो है हैज बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड अट्रैक्टिवनेस एटलीस्ट फॉर वुमेन, खासतौर पर औरतों के लिए ज़्यादातर ये अट्रैक्टिवनेस का बायस बनता है। और औरतें ऐसी जो है वो लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करती हैं फॉर द अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं कि दे कंट्रीब्यूट इन जनरेटिंग ब्यूटी, तो आपकी जो खूबसूरती है उसको जनरेट करने में, यानी कि आपकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ये चीज़ें आप यूज़ करते हैं, या आपकी जो एक्चुअल जो आपकी क्यूज़ है वो ये उसमें ये नहीं आती। ये तो आपकी कॉस्मेटिक्स जो है वो क्रिएटेड क्यूज़ हैं, ये नेचुरल क्यूज़ नहीं है। और इसमें एक और स्टडी हम देखें कि जो जिसमें आपके नेस्टा ने की थी, देन एलोट ने की थी 2008 में। ओके जी, तो 2008 में उन्होंने एक स्ट्रेटजी की थी और इसमें उन्होंने फोटोग्राफी की थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रेंजर्स के फोटो निकाले थे विद द रेड एंड वाइट बैकग्राउंड। कुछ औरतों और लोगों को वाइट बैकग्राउंड के आगे खड़ा करके तस्वीरें निकाली गई, कुछ को रेड बैकग्राउंड के आगे खड़ा करके तस्वीरें निकाली गई और फिर उनकी रेटिंग की गई। फिर नतीजा क्या निकला कि जिन फोटोज के पीछे रेड बैकग्राउंड था उनकी रेटिंग जो है वो हाई थी। तो इससे ये है कि इससे ये कंक्लूड किया जाता है कि आपकी जो रेड है वो आपकी अट्रैक्टिवनेस में जो है वो इजाफा करता है। तो इस वजह से आप देखेंगे मिस्र में भी जो टॉम्स एक्सकेवेट की गई थी उसमें भी जो स्टेचूज वगैरह अनअर्थ किए गए हैं उनमें भी जो है आपकी ये चीज़ें लिपस्टिक या लाली वगैरह जो है वो पाई गई, क्योंकि ये जो आपकी कॉस्मेटिक्स हैं वो आपकी अट्रैक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। ओके, कुछ अदर फैक्टर्स हैं, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अपीयरेंस बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस अट्रैक्शन। कुछ और फैक्टर्स जो है वो जो आपकी अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी बिल्डिंग, ये जो हमारे यहाँ फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और सिक्स पैक्स वगैरह जो है वो, एंड देन एंटी फेट जो है आजकल हमारे यहाँ जो है ये भी ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है कि आपकी जो ब्यूटी है उसमें आपके एंटी फेट होनी चाहिए, आपका जो पेट है वो बाहर निकला नहीं होना चाहिए। देन हमारा जो वॉकिंग स्टाइल है वो भी हमारी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। देन हमारे हाथ मिलाने का हैंडशेक का जो तरीका है वो भी फिल्म हैंडशेक जो है वो आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। And people respond positively to someone whose behavior is animated. And then आपके जो नाम है वो भी आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। आजकल जो है वो हम अच्छे अच्छे नाम रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि उससे भी आपकी पर्सनैलिटी पर एक इम्प्रेशन पड़ता है। ओके, अब हम
इसी की इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की के तीसरे पार्ट्स की बात करें, जिसमें आपकी सोशल इंटरेक्शन है। पहले हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की, फिर हमने इंटरनल फैक्टर्स की बात की, उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की, उसके बाद अब हम बात करेंगे थर्ड की, जो कि आपकी सोशल इंटरेक्शन है, जिसमें आपकी सिमिलरिटी है और म्यूचुअल लाइकिंग है। ओके, सिमिलरिटी, birds of feather actually do flock together। तो एरिस्टोटल ने कोई 2000 साल पहले एक जो है फ्रेंडशिप के लिए लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि सिमिलरिटी इज ऑफ्टन बेसिस फॉर द इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो हमारा ये जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, इसमें सिमिलरिटी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। इसको हम कहते हैं सिमिलरिटी हाइपोथेसिस। दो लोग जितने ज्यादा सिमिलर होंगे उतने ज्यादा एक दूसरे को लाइक करेंगे, जितने ज्यादा सिमिलर होंगे उतने ज्यादा वो क्लोज होंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएं, कैंपस में जाएं, तो आपकी ज्यादातर फ्रेंडशिप उन लोगों से हो रही होती है जो कि आपसे सिमिलर हो, कुछ ट्रेड्स में या कुछ क्यूज में आपसे सिमिलर हो। ओके जी। देन the proposed attraction of opposite was often phrased in terms of complementarities, differences that complemented each other। तो ये तो हो गया आपका सिमिलरिटी हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हम ये कहें कि अपोजिट हाइपोथेसिस भी है, जिसका मतलब क्या है कि भले लोग डिससिमिलर हो, जैसा कि आपको ये दो पिक्चर्स में दिखाया गया है। तो ये जो अपोजिट हाइपोथेसिस है, उसमें क्या है कि दो लोग जो है वो डिससिमिलर है और उसके बाद भी वो लाइक करते हैं एंड दे लिव हैप्पी लाइफ। तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है आपकी कि जो आपके डिससिमिलर लोग होते हैं वो भी एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो हाइपोथेसिस की बात की कि अगर सिमिलर होंगे तो ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन होगी, ज्यादा लाइकिंग होगी, और जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और फिर जो सिमिलरिटी की बेसिस पे जो रिलेशंस होते हैं दे लिव हैप्पी लाइफ। और इसी तरह फिर अपोजिट हाइपोथेसिस की बात करें तो ये भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अपोजिट हाइपोथेसिस, ऑल्दो लोग जो है वो परफेक्ट नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्यूज एंड अट्रैक्टिवनेस और लाइकिंग, बट स्टिल हम देखते हैं कि उनमें रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। जैसे अगर आप देखें, कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं और कुछ सबमिसिव होते हैं, तो इन दोनों में भी रिलेशन पाया जाता है। देन कुछ टॉकेटिव होते हैं और कुछ बिल्कुल ही खामोश क्वाइट होते हैं, तो उनमें भी रिलेशन पाया जाता है। तो ये है कि आपके दो हाइपोथेसिस है, एक आपका सिमिलरिटी और दूसरा अपोजिट हाइपोथेसिस। उसी के बेस पर जो है वो फिर आपके जो एक स्टडी है जो 1956 में न्यूकॉम ने की थी, 1956 में, और इसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि आपकी जो सिमिलरिटी है प्रोड्यूस अट्रैक्शन। और फिर देन फिर इन्होंने क्या किया था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको ईमेल की थी कैंपस ज्वाइन करने से पहले, और उनसे रिलीजन के बारे में, फैमिली के बारे में और पब्लिक अफेयर्स के बारे में और फिर रेशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे। और फिर बाद में जब वो स्टूडेंट्स कैंपस उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद फिर उन जिन्होंने रिलीजन पर डिस्कशन की थी उन्हीं की बेसिस पर उन्होंने उनको जज किया। तो कुछ आपके कैथोलिक्स के, कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे, तो जो कैथोलिक्स थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैथोलिक्स थे वो कैथोलिक्स के साथ बैठ रहे थे बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो प्रोटेस्टेंट के साथ बैठ रहे थे बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। तो ये है कि फिर इसी तरह आप रेसिज्म की बात करें तो जो वाइट थे तो वो वाइट्स के साथ बैठ रहे थे, ब्लैक के साथ नहीं बैठ रहे थे, और ब्लैक जो है वो ब्लैक वालों के साथ बैठ रहे थे। ये न्यूकॉम ने एक स्टडी की थी, और इसके नतीजे में उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि ये जो आपका सिमिलरिटी हाइपोथेसिस है वो एज कंपेयर टू अपोजिट हाइपोथेसिस ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि
हमारी सोसाइटी में सिमिलरिटी हाइपोथेसिस के बेसिस पर रिलेशंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपोजिट हाइपोथेसिस। Okay, now next is, do people seek similarity in physical attractiveness? The matching hypothesis. इफेक्ट्स ऑफ सिमिलरिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट काइंड ऑफ रोमांटिक पार्टनर वुड यू चूज। तो डेफिनेटली ये आपका जो है वो फिर सिमिलरिटी की बेसिस पे, या जिसे हम कहें कि मैचिंग हाइपोथेसिस है आपका, ये क्या है, ये एक आइडिया है जो प्रीफर करता है कि आपकी जो अट्रैक्टिव पार्टनर है एटलीस्ट वो उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जितने आप हैं, और उतना खूबसूरत होना चाहिए, या उसकी फिजिकल ब्यूटी जो है वो आपसे आपकी तरह सेम होनी चाहिए। तो ये है, इसको हम कहते हैं कि आपका जो है ये मैचिंग हाइपोथेसिस। तो ये है कि आपकी जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है उसमें भी हम सिमिलरिटी सीख करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि सिमिलरिटी हो उसमें भी। तो अगर एक्चुअल सिमिलरिटी ना हो तो फिर भी एटलीस्ट मैचिंग हाइपोथेसिस के बेसिस पर इतनी सिमिलरिटी हो कि वो हमसे सिमिलर हो। तो ये है कि हम जो अपना पार्टनर चूज करते हैं तो एटलीस्ट हम ये कहते हैं कि वो हमसे मैच करना चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो या आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो या बाकी ट्रेड्स हो। ओके, देन let's explain the impacts of similarity, effects of similarity। और ये जो डिसिमिलरिटी का हाइपोथेसिस है इसका जो है वो अट्रैक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक ओल्डेस्ट एक्सप्लेनेशन है इससे रिलेटेड जो कि आपकी बैलेंस थ्योरी कहलाती है, और ये जो है न्यूटन ने 1961 में प्रेजेंट की थी, और साथ में उनके हेडर भी था। And then this theory states that when two people like each other and are similar, result into balance। जब दो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, when two people like each other, तो फिर क्या होता है, बैलेंस होता है। और when while अगर दो पीपल जो है वो डिसिमिलर होते हैं तो फिर, अगर सिमिलर होते हैं तो फिर क्या होता है, बैलेंस होता है। अगर डिसिमिलर होते हैं ओके, तो अगर डिसिमिलर होते हैं तो उसका फिर आपको जो है इम्बैलेंस होता है। एंड देन फिर थर्ड इसकी सिचुएशन क्या बढ़ती है कि अगर टू पीपल्स जो है वो डिसलाइक वन एंड अदर, तो फिर आपका जो रिलेशन है इट इन्वॉल्व्स इनटू नॉन बैलेंस। बेटा ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि हमारी जो सिमिलरिटी का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह है, ये बेस करता है आपकी बैलेंस थ्योरी पर। एक बैलेंस होना चाहिए सिमिलरिटी में, या डिसिमिलरिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। वो कैसे होगा कि अगर दो लोग एक दूसरे को लाइक करेंगे और सिमिलर होंगे तो बैलेंस होगा, और अगर दो लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, डिसिमिलर है, तो फिर क्या होगा कि आपके ये जो है वो डिसिमिलर है एक दूसरे के, तो ये इम्बैलेंस होगा। और अगर दो लोग डिसलाइक करते हैं एक दूसरे को तो फिर ये जो है वो आपका इम्बैलेंस होगा। तो सोशल आपकी ये बैलेंस थ्योरी आपको ये तीन चीजें बताती है। देन फिर हम सोशल कंपैरिजन की बात करें, you compare your attitudes and belief with those of others। when your attitude does not match, you try to find consensual validation। हम क्या करते हैं कि हम सोशल कंपैरिजन की थ्योरी की बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम अपने एटीट्यूड्स और बिलीफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और जब हमारे एटीट्यूड्स और बिलीफ जो है वो दूसरों के साथ मैच करते हैं तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग पर, अपने बिलीफ पर
सेटिस्फाई हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड consensual validation, evidence that they share our views. When you learn that someone else holds the same attitude and beliefs that you do, it feels good because such information suggests you have sound judgment or in contact with the reality and so on. तो ये क्या है, सेंसुअल वैलिडेशन के हम देखते हैं कि लोगों के बिलीफ्स जो है, एटीट्यूड्स जो है वो वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं या नहीं है। अगर हमारे हैं तो हम अच्छा फील करते हैं एंड कि हमारी जो जजमेंट है वो साउंड है और ये जो है वो रियलिटी की बेस पे है। तो ये हम कोशिश करते हैं। फिर इसके लिए हम दूसरे लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे फिर अपनी सिमिलरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम इन चीज़ों को देख सकें और फाइंड आउट कर सकें कि हमारी जो कंपैरिजन है वो दूसरे के साथ किस तरह है, यानी कि मेरे जैसे लोग और कहाँ पाए जाते हैं और कौन से लोग जो है वो मेरे तरह एटीट्यूड्स और बिलीफ रखते हैं। हेलो जी सर। सर हम कब से अनम्यूट करना चाहते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन अनम्यूट हो ही नहीं रहा। अभी ब्रेक अभी करें? जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। मुझे ये सेटिंग नहीं, इसकी मुझसे भी नहीं हो रहा था अनम्यूट। सर जी जी सर हमारा एथिक्स का रिजल्ट आया है। अच्छा, क्या है रिजल्ट आपको? सर अभी अभी आया है बिल्कुल। सर मेरा 19 है। रेसिप्रोकल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बात करें, रेसिप्रोकल इन्वॉल्व्स टू पीपल और ग्रुप who agree to help each other or behave in the same way. एक्चुअली क्या होता है कि हम उन लोगों को लाइक करते हैं जो हमें लाइक करते हैं, हम उन लोगों को डिसलाइक करते हैं जो हमें डिसलाइक करते हैं। तो liking those who like us. Now in general we tend to like those who express liking towards us and dislike others जो कि हमें डिसलाइक करते हैं। देन यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू वी डिजायर इन अदर्स। तो इसी बेसिस पे अगर हम किसी को लाइक करते हैं या कोई हमें लाइक करता है तो हम उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखना चाहते हैं। तो उन इंडिविजुअल्स में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आप उनको लाइक करें। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स किए गए जिसमें आपकी टीम थी, फिर स्टडी ग्रुप थे, फिर फ्रेटर्निटी और क्लोज फ्रेंड्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह से एक स्टडी कंडक्ट की गई। तो यहाँ पर आपने ये देखें कि जो ये ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं कि ट्रस्टवर्दीनेस हो, कोऑपरेटिवनेस हो, एग्रीएबलनेस हो, अट्रैक्टिवनेस हो, इंटेलिजेंस हो, ह्यूमर हो एंड वेल्थ हो। तो ये क्वालिटीज़ अगर किसी में पाई जाती हैं तो हम उनको लाइक करते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है कि जिन लोगों को आप लाइक करते हैं उनमें कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में हेल्प करती हैं, यानी कि लाइकिंग या डिसलाइकिंग के रिलेशनशिप में आपको हेल्प करती हैं। हमारे चैप्टर का सेकंड सेक्शन क्लोज रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ये जो आपकी क्लोज रिलेशनशिप है वो आपकी
फाउंडेशन होते हैं आपकी सोशल लाइफ के लिए। एंड देन फैमिली रिलेशनशिप की हम इसमें बात करेंगे और फ्रेंड्स की रिलेशनशिप की हम इसमें बात करेंगे। ओके, क्लोज रिलेशनशिप की बात करें जो कि आपकी फाउंडेशन है ऑफ योर सोशल लाइफ। टू सी व्हाट वी मीन, कंसीडर टू वेरी बेसिक काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें आपके एक मैरिज है एंड देन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अब देखें कि ये जो मैरिज है या ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ये बेस करता है आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी पे बेस करता है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी मैरिज जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है, और जब सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है तो जो वाइफ का रोल है, हस्बैंड का रोल है और चिल्ड्रन का जो रोल है वो सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो डिफर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस सोसाइटीज़ की बात करें तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की केयर करें, और इसी तरह फिर बच्चों की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है टुवर्ड्स द पेरेंट्स। ये अमेरिकन सोसाइटी में ये कल्चर पाया जाता है इसमें पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप में कि माँ बाप जो है वो बच्चों के सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट फिर बच्चे जो है जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो रेज होते हैं, हाउ एंड व्हाई दे आर फॉर्म एंड how do they develop, and what functions do they serve, and how and why do they sometimes end in conflict, even physical violence। तो कुछ आपके रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ तक कि आपका फिजिकल वायलेंस भी रिलेशनशिप में पाया जाता है। देखें कि ये जो है आपकी चीज़ मेन जो चीज़ है वो आपकी चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हम बच्चों को जो चीज़ सिखाते हैं उसी के बेस पर वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग करता है और उसी के बेस पर उसका बिहेवियर बनता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे रिलेशनशिप का, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। और इसी तरह ये फिर आपका सोसाइटी में एक रोल प्ले कर सकता है जो कि हमारी लर्निंग जो हम उसमें इम्पार्ट कर रहे होते हैं। ओके, friends relation with the family member, relationships with the family members, इसमें आपका फर्स्ट एंड मोस्ट लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो क्लोज रिलेशनशिप है। फैमिली के रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी जो फैमिली के जो रोल है इस रिलेशनशिप में वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आपके जो चाइल्ड का जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है वो डेफिनेटली आपका होता है पेरेंट्स के साथ। तो ये है जो बच्चे की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो पेरेंट्स से आ रही होती है, और इन्फेंट्स जो है वो आपके सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द फेसेस, जो फेशियल एक्सप्रेशंस पेरेंट्स दे रहे होते हैं उसी के टुवर्ड्स वो सेंसिटिव हो रहते हैं। और अगर हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो वो भी स्माइल कर रहे होते हैं। तो और इसी तरह उनकी जो बॉडी की मूवमेंट है या साउंड है तो सिमिलरली वो एक्ट कर रहे होते हैं जैसे बड़े एक्ट कर रहे होते हैं। और एडल्ट जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं बच्चों से बात करने का, एंड देन ये जो बच्चों से जो कम्युनिकेशन होती है वो बच्चों के लिए एक पॉजिटिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो है वो रिजल्ट बनती है। देन हम इसमें अटैचमेंट की बात करें, आपका जो अटैचमेंट है इसमें अटैचमेंट स्टाइल क्या कहता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपकी रिलेशनशिप में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो है इंटरेक्शन जो है बिटवीन आपके जो इन्फेंट है या केयर गिवर मदर के दरमियान जो है वो जो डेवलप होता है उसमें सिक्योरिटी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जिसमें सेल्फ स्टीम जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट जो है बच्चों की जो है ये जो एटीट्यूड है वो अगर बच्चों में ज़्यादा डेवलप होता है, और दूसरा जो है इंटरपर्सनल ट्रस्ट, और बच्चों के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेवलप होता है। इससे क्या है कि जितना ज़्यादा बच्चों का पेरेंट्स पे ट्रस्ट होता है उतना ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स को लाइक करते हैं, और जितना ज़्यादा बच्चे
बच्चों की सेल्फ स्टीम हाई होती है उतना ज़्यादा वो पेरेंट्स से अटैच्ड होते हैं। तो दो इसमें आपकी अटैचमेंट में बड़े इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक सेल्फ स्टीम जो कि बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और दूसरा जो है वो उनमें ट्रस्ट है। तो ये दो चीज़ें जो है वो डेवलप करना बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी के बेस पे जो है वो पेरेंट्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो रही होती है। अगर बच्चों को हम ह्यूमिलिएट कर दें तो डेफिनेटली, और हम अगर बच्चों पर ट्रस्ट ना करें तो फिर हमें वो लाइक नहीं करते हैं। और इसमें आपका जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक सेल्फ स्टीम और दूसरा ट्रस्ट। ये दोनों चीज़ें जो है इसमें सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में हाई होती है। देन फियर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, इसमें आपके जो है सेल्फ स्टीम और ट्रस्ट जो है ये दोनों लो होते हैं। एंड देन प्री ऑक्यूपाइड की हम बात करें तो इसमें आपके जो सेल्फ स्टीम होती है ये लो होती है और ट्रस्ट जो है इसमें हाई होता है। देन डिसमिसिंग अटैचमेंट स्टाइल की बात करें तो हाई सेल्फ स्टीम होती है और लो जो है वो ट्रस्ट होता है। अदर फैमिली मेंबर्स की बात करें, जैसे केयर गिवर मदर के अलावा बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और क्योंकि उनकी जो दूसरों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है, तो डेफिनेटली यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बच्चों पर इन्फ्लुएंस करती है। तो बाकियों का जो फैमिली मेंबर्स का भी जो रोल होता है वो बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। एंड देन सपोज अगर कोई ओल्डर पर्सन जो है वो किसी बच्चे के साथ, किसी यंगस्टर के साथ कोई गेम खेल रहा हो, तो ना सिर्फ गेम इन्वॉल्व होती है बल्कि जो इंटरेक्शन है उनके दरमियान में इस सोशल सिचुएशन में वो जो है बच्चों को क्या सिखाता है कि कुछ रूल्स हैं और फिर ऑनेस्टली बिहेव करना है, या फिर अगर आप गेम में चीटिंग कर रहे हो तो बच्चों को चीटिंग आ जाती है, और फिर गेम के दौरान वो बड़ों से सीखते हैं कि किस तरह डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या डिसएग्रीमेंट हो तो उससे कैसे डील किया जा सकता है। तो बाकी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इनमें। ओके, फिर देखें कि अगर एक घर में दो बच्चे हों, अगर एक बच्चा हो तो डेफिनेटली फिर कोई रिलेशनशिप जो है अमंग द सिबलिंग्स डेवलप नहीं होता। फिर अगर दो बच्चे हों तो दो बच्चों के दरमियान जो है, दो सिबलिंग्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये जो सिबलिंग का जो इंटरेक्शन है ये इंटरपर्सनल बिहेवियर की तरफ लेकर जाता है उनको, उनसे उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बनती है। एंड ये जो ब्रदर और सिस्टर्स जो होते हैं ये इंटरपर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर उनको फ़ायदा देते हैं, उनकी जो पर्सनल लर्निंग है उसमें उनको हेल्प करते हैं। फिर अगर बच्चों में जो है कंपटीशन हो तो फिर अगर दो बच्चों में सपोज बहन और भाई में अगर कंपटीशन हो तो फिर जो है वो वर्बल टॉन्ट की तरफ चला जाता है, या फिर कभी कभार एक बच्चा माँ से कहता है कि आप उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, मुझे कम लाइक करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो ये है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है उसमें आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आपके फैमिली मेंबर्स यानी कि आपके मदर एंड फादर, और उसके अलावा जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसमें साथ में आपके जो बहन भाई होते हैं उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, देन फिर फैमिली से बाहर जाएं तो आपकी जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है आपकी बियॉन्ड द फैमिली, वो भी आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में और आपके रिलेशनशिप में बड़ा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो या तो आपकी प्रॉक्सिमिटी से डेवलप होते हैं या आपकी फैमिली फ्रेंडशिप से जो है वो आते हैं। जैसे अगर हम क्लोज फ्रेंडशिप की बात करें तो हम बचपन में जो हमारे अगर प्राइमरी और नर्सरी और एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो तब के हमारे जो दोस्त थे
अब वो जो रिलेशनशिप है वो फेड अवे हो गया है, अभी वो ख़त्म हो गया है। लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो आपकी पड़ोसी होती हैं, उनसे आपका जो है वो क्लोज रिलेशनशिप होता है और बड़ी लॉन्ग टर्म ये रिलेशन रहता है। ये रिलेशन जो है वो बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन रहता है। ओके, तो इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंडशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं। हाई मॉडेस्टी होती है, हम दोस्तों के साथ ज़्यादा मॉडेस्ट होते हैं, एंड देन हम दोस्तों से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा उनसे कांटेक्ट और इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा रहता है, और जब इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है तो हमारा जो इंटरपर्सनल बिहेवियर की जो लर्निंग है वो ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड्स दे प्रोवाइड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। देन दोस्ती में क्या है कि हम झूठ जो है वो कम बोलते हैं, दोस्तों से अक्सर हम झूठ कम बोलते हैं। तो ये आपकी क्लोज फ्रेंडशिप रिलेशन के बेनिफिट्स हैं। फिर अगर हम जेंडर और फ्रेंडशिप की बात करें तो औरतों में जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। औरतों में जो है वो इंटीमेसी जो है की जो फीलिंग्स है, इमोशनल फीलिंग की जो औरतों में वो ज़्यादा होती है, और वो औरतें जो है दूसरी औरतों को इंटीमेसी की जो सपोर्ट है वो ज़्यादा करती है, इमोशनल सपोर्ट जो है वो ज़्यादा करती है। और फिर औरतों में जो है वो सेपरेशन जो है वो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। और देन फिर आपकी जो फ्रेंडशिप है ये जो है ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद भी कायम रहना चाहिए, अल्दो ये वीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमने सिमिलरिटी की बात की कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग में सिमिलरिटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या ये जो आपकी फ्रेंडशिप है उसकी बेसिस भी सिमिलरिटी पे है? क्या फ्रेंडशिप के लिए सिमिलरिटी ज़रूरी है? तो बिल्कुल सिमिलरिटी जो है वो फ्रेंडशिप के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दो टाइप की सिमिलरिटी होना लाजमी है। एक ये कि एक्चुअल सिमिलरिटी के दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों, उनमें सिमिलरिटी एक्चुअली होनी चाहिए। देन दूसरी जो है सिमिलरिटी वो है परसीव्ड सिमिलरिटी। इसका ये मतलब क्या है कि मैं समझता हूँ कि वो मेरे जैसा है तो इस वजह से मैं उससे दोस्ती रखूँगा। तो ये है कि एक आपकी एक एक्चुअल सिमिलरिटी है, एक्चुअली दो लोग एक जैसे, और दूसरा परसीव, उनमें से एक समझता है कि वो मेरे जैसा है तो उस वजह से उनमें एक रिलेशन डेवलप होता है, या लाइकिंग या डिसलाइकिंग या फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप हो सकती है। इसमें थर्ड पार्ट की बात करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप की, पैशनेट लव, ओरिजिनल लव एंड काइंड्स ऑफ लव। तो A. Romantic relationship, the partial solved mystery of love. While not everyone would agree that love is the only ingredient necessary for personal happiness, most would accept the idea that it is one of the most important components. Suppose countless singers, novelists and poets would concur. अब देखें कि लव जो है वो बड़ा पॉपुलर टॉपिक रहा है आपका सॉन्ग्स में, मूवीज़ में और नॉवेल्स में। यहाँ तक कि जो अमेरिका के जो आबादी है उसमें हर 4 बंदों में से जो है 3 बंदे जो है वो लाजमी दे इन्वॉल्व इन लव रिलेशनशिप। तो ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है जो रिसर्चर्स हैं उनका। एंड देन फिर इसमें देखना क्या है कि व्हाट रोल डज इट प्ले इन रोमांटिक रिलेशनशिप, लव जो है वो उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है और ये किस तरह डेवलप होता है
डज इट डेवलप नेचुरली फ्रॉम अदर रिलेशनशिप, क्या ये नेचुरली डेवलप हो जाता है, और इज इट समथिंग स्पेशल डेट अकर्स, कोई स्पेशल चीज़ वाकई होती है जो कि लव की तरफ लेकर जाती है। व्हेन द राइट टू पीपल मीट, तो जब दो लोग मिलते हैं तो दे स्ट्राइक, दे फॉल इन लव। तो इन चीज़ों को देखना है। ओके जी, रोमांटिक रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे। हम लव की नेचर की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 out of 4 जो है यूएस सिटीजन्स फॉल इन लव। तो व्हाट इज एक्चुअली लव? लव इज ऑफरिंग योर पार्टनर द लास्ट बाइट ऑफ योर फेवरेट फूड। ये कि आपके पास अगर कोई खाना हो और उसमें आखिरी निवाला तक रह जाए तो वो भी अपने लवर को दे देना। देन लव इज लाइक एन एलिवेटर, जैसे ये एयरपोर्ट्स पे लगे होते हैं अक्सर, वैसे जो हेल्प्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस और टेक यू टू हायर लेवल्स। इट इज़ नॉट मियरली रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। देन इसकी जो डेफिनेशन है वो कल्चरली जो है वो डिफर हो रही होती है। डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं इससे रिलेटेड। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लव? आपकी जो सेल्फ इस्टीम है इसको हाई करता है, या फिर आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये इम्पोर्टेंट है। देन आपकी सेल्फ एफिकेसी रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ इन हिज और हर कैपेसिटीज टू एग्जीक्यूट बिहेवियर। किसी भी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपकी सेल्फ एफिकेसी है। तो लव इसलिए लाजमी है। ओके जी, पैशनेट लव की बात करें तो ये क्या है कि एक इंटेंस इमोशनल रिएक्शन है या फीलिंग है, इंटेंस इमोशनल फीलिंग है। और इन पैशनेट लव इट्स वन ऑफ काइंड ऑफ लव, ये लव की काइंड्स में से एक किस्म भी है। देन एक्चुअली क्या है कि आपका जो रिएक्शन होता है ड्यूरिंग द पैशनेट लव, ये बियॉन्ड कंट्रोल होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। देन इट्स अ डिज़ायर फॉर फिजिकल क्लोजनेस, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ख्वाहिश है। देन ये जो पैशनेट लव है वो आता है आपका लव एट फर्स्ट साइट से। देन इट इज़ नॉट अनरिक्वेटेड लव, ये अनरिक्वेटेड लव नहीं होता है जिसे हम कहते हैं वन साइड लव। तो ये वन साइड लव नहीं होता है, इसको हम इसकी टाइप्स में भी देखेंगे। तो पैशनेट लव कंटेन्स सच आइटम्स फॉर मी, बेश कोई भी बंदा हो इज द परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर एंड आई वुड फील डीप डेस्पेयर इफ ही लेफ्ट मी। तो इस तरह के आपने मूवीज में अक्सर जो है वो जुमले सुने होंगे कि अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी करूंगी या मर जाऊंगी। ये जो है दिस काइंड ऑफ लव इज कॉल्ड पैशनेट लव। देन इसकी हम ओरिजिन की बात करें कि लव की ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुई है। एक्चुअली लव जो है वो ओरिजिनेट हुआ है जब दो पेयर्स जो है मेल एंड फीमेल दे वर striving for their survival and they desiring to upbring of their offsprings that resulted into love। तो जब दो पेरेंट्स जो है उन्होंने फूड के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया ताकि वो अपने और बच्चों का सर्वाइवल देखें, जिंदा रहने के लिए लाजमी था। तो ये चीज़ जो है जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर आई टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ द लव। तो लव की ओरिजिन जो है वो बायोलॉजिकली है जो कि आपकी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। लेट्स सी के व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लव। जैसे कि आपका एक लव जो है वो अनरिक्वेटेड लव है, जो कि वन साइड लव हम जिसे कहते हैं, लव फेल्ड बाय वन पर्सन फॉर एन अदर हु डज नॉट फील लव इन रिटर्न। तो ऐसा बंदा सपोज
ए और बी की हम बात करें तो ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को लव करता है, लेकिन इन रिटर्न बी पर्सन जो है वो ए पर्सन को लव नहीं करता। इस तरह के हम लव को जो है अनरिक्वाइटेड लव कहते हैं। देन कंपेनियनशिप लव, love that is based on friendship, mutual attraction, shared interest, respect and concern for one another। तो इस तरह के लव को जो है हम कंपेनियनेट कर लव कहते हैं। देन इसमें जो है वो आपकी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो आपका लव है वो जो है वो इंटीमेसी, इमोशनल सपोर्ट से आते हैं। देन फिर आपकी सिमिलरिटी, जो कि हम समझते हैं कि हम एक दूसरे के सिमिलर हैं, या फिर परसीव सिमिलरिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइकिंग के लिए या फ्रेंडशिप के लिए ये दो सिमिलरिटी, एक्चुअल सिमिलरिटी और परसीव सिमिलरिटी का होना लाजमी है, और उसमें इंटीमेसी का होना भी लाजमी है, व्हिच मींस इमोशनल सपोर्ट। फिर स्टर्नबर्ग्स ने 1986 में एक ट्रायंगल मॉडल दिया था लव का, जिसमें एक है आपकी लाइकिंग, जो कि जिसे हम इंटीमेसी कहते हैं, और ये क्या है कि इंटीमेसी इज अ क्लोजनेस फेल्ट बाय टू पीपल, चाहे वो आपके एक दूसरे की हेल्पनेस के लिए हो या हैप्पीनेस के लिए हो, तो इंटीमेसी का होना लाजमी है। देन फिर इसमें दूसरी चीज़ जो है वो आपका जो रोमांटिक लव है, उसमें इंटीमेसी भी होती है और पैशन भी होता है। तो पैशन क्या है कि एक्चुअली आपकी जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसके मोटिव्स को हम पैशन कहते हैं। देन इन्फेचुएशन जो लव है उसमें सिर्फ पैशन होता है, और इस लव की हम बात करते हैं। और आपकी फेट्यूस लव जो है वो उसमें आपकी पैशन भी होता है और कमिटमेंट भी होता है। तो इसमें आपकी तीनों चीज़ें आ जाती हैं। कंज्यूमेंट का इसमें कमिटमेंट में कि वो लाइफ लॉन्ग जो है वो एक साथ रहेंगे। देन एम्प्टी लव क्या है कि ये आपकी जो कमिटमेंट है और आपका जो डिसीजन है उसमें सिर्फ यही चीज़ होती है, इसमें इंटीमेसी नहीं होती, इसमें पैशन नहीं होता, सिर्फ जस्ट जो है वो एक कमिटमेंट होती है। और ये एक विदाउट एनी इंटीमेसी और पैशन के जो है ये इन कंडीशंस के बगैर जो है वो लव करना इज एम्प्टी लव। ओके बेटा, देन इसमें फोर्थ की बात करें, जेलसी, जो कि आपके इन रिलेशनशिप को थ्रेट पहुंचाती है, जो कि थ्रेट है आपकी इस क्लोज रिलेशनशिप में या रोमांटिक रिलेशनशिप में, जो थ्रेट है वो जेलसी है। देखिए जेलसी क्या है कि रोमांटिक पार्टनर और अदर पर्सन अबाउट whom we care deeply might transfer their affection or loyalty to another। अब इसमें जेलसी क्या है कि जिसे हम लाइक करते हैं वो हमें छोड़कर किसी और को लाइक करना शुरू हो जाए, और ये जो अफेक्शन है वो किसी और की तरफ ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह के फैक्टर को हम जेलसी कहते हैं। दस जेलसी जो है वो आपका एक थ्रेट है, वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनमें एक थ्रेट है। ये वन ऑफ द कॉज ऑफ डिसलाइकिंग है। तो हम लोगों को, यानी अगर दो कपल्स हों और एंड दे आर फॉल इन लव विद वन एंड अदर, एंड देयर फिर आपके उनके दरमियान में अगर जेलसी आ जाए, उनमें से एक पार्टनर जो है वो दूसरे के साथ डिसलॉयल हो जाए, या फिर वो अपनी अफेक्शन या लॉयल्टी किसी और के साथ शो करे और दूसरे को पसंद करना शुरू कर दे, तो ये जेलसी हो जाएगी, और ये फिर आपकी वजह बनती है डिसलाइकिंग की।
So jealousy, it appears stems largely from threats to self-esteem, threats that occur whenever someone we care about, a lover, a work partner, good friend, seem ready to desert us for a rival. इसका मतलब डिजर्ट का मतलब क्या है कि छोड़ देना. अगर कोई आपको छोड़ दे तो इसको हम कहेंगे जेलसी, जो कि आपकी लार्जली जो है वो आपकी जब सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और थ्रेट होता है तो उससे पैदा होती है. जेलसी जो है वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को जब थ्रेट होता है तो तब पैदा होती है. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जेलसी को इंड्यूस करने वाले थे, और फिर आपकी जो सेल्फ स्टीम है उसमें कमी आती है, और फिर जब आपकी सेल्फ स्टीम में कमी आती है तो फिर आप में जेलसी पैदा होती है. तो ये इस वजह से आपकी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स योर लवर चेंज हो जाती है. ओके, सेलेक्टिंग रोमांटिक पार्टनर्स. तो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक इसमें यह है कि सेलेक्टिंग रोमांटिक पार्टनर्स की हम बात करेंगे. सेलेक्टिंग रोमांटिक पार्टनर्स. डू वुमेन एंड मेन डिफर व्हाट दे सीक. तो क्या औरतें और मर्द जो चाहते हैं उनमें उनकी डिज़ायर में कोई डिफरेंस होता है? क्या वो डिफ़र करते हैं? यस दे डू. ये वो डिफ़र करते हैं. ख़ास तौर पे गुड प्रोवाइडर में औरतें जो है वुमेन वैल्यू गुड प्रोवाइडर स्किल्स आर ट्रेड्स मोर हाईली देन मेन डिड. In addition, women also express a preference to mates older than themselves. दूसरा पॉइंट, पहला ये इसमें पहला पॉइंट. देन while men express a preference for younger, और इसमें तीसरा पॉइंट ये है. तो देखें कि एक्चुअली गुड प्रोवाइडर होता क्या है. गुड प्रोवाइडर जो है वो आपकी कोई भी अच्छी जॉब जो है जिसमें आपको अच्छी खासी आमदनी आती हो, तो इसको हम कहते हैं, ऐसे बंदे को हम कहते हैं जो कि जिसके पास अच्छी जॉब हो, तो उसको हम कहते हैं गुड प्रोवाइडर. अब औरतें जो है वो जब when go to like or dislike or go to engage in a relationship, they see or look for a person who is good provider, जिसकी जॉब अच्छी हो या जिसकी आमदनी अच्छी हो, जिसके पास पैसे ज़्यादा हो. तो औरतें जो है वो इसको इम्पोर्टेंस देती हैं गुड प्रोवाइडर को. और देन फिर दूसरी इसमें क्या है कि औरतें जो है वो ये भी चाहती हैं कि जो मेल हो वो जो मेल हो उनसे ओल्डर हो, उनसे यंगर ना हो, उनसे छोटा ना हो, उनसे थोड़ा सा बड़ा हो, 1 साल 2 साल बड़ा हो, लेकिन उनसे छोटा ना हो. जबकि मर्दों की क्या प्रेफरेंस होती है? मर्दों की प्रेफरेंस ये होती है कि औरत जो है वो उनसे उम्र में छोटी हो. तो ये 3 पॉइंट हैं इसमें. और कुछ और ट्रेड्स भी हैं जो कि आपके पाए जाते हैं इसमें लोगों में, जो कि अट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम जिसकी वजह से जो रोमांटिक पार्टनर है उसके सिलेक्शन में ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल पाए जाते हैं. हम सिमिलरिटी की बात करके आए हैं, तो एक इनमें आपका है सिमिलरिटी. सिमिलरिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सिमिलरिटी जो है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, कलर, रीजन और रिलीजन. तो ये सिमिलरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है. आपने अक्सर सुना होगा कि हम इंडिया में जो है वो या पाकिस्तान में भी ये चीज़ पाई जाती है, आउट ऑफ कास्ट मैरिजेस को डिस्करेज किया जाता है. ये जो कास्ट सिमिलरिटी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. या फिर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो रिलीजन है, कि हमारे पाकिस्तान जो है वो नॉन सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पर जो मैरिज है वो ज़्यादातर इंटर रिलीजियस हो रही होती है, रिलीजन के आउटसाइड नहीं हो रही थी. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सेक्युलरिटी है.
तो उस वजह से वहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, और डाइवर्सिटी की बेस पे आप देखें कि जो सिक्योरिटी की वजह से लोग जो है वो आउट ऑफ द रिलीजन जो है वो अदर रिलीजन में भी मैरिज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कास्ट, रिलीजन और कल्चर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी सिमिलरिटी का बेस बनती है। उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पे जो है वो आपके आपके जो है वो जो रोमांटिक पार्टनर की जो है वो सिलेक्शन हो रही होती है। देन हम इसमें बात करते हैं फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की। आजकल तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग रोमांटिक पार्टनर, के फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा हो, बॉडी बिल्डर हो और गुड लुकिंग हैंडसम हो, और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, स्टाइलिश हेयर स्टाइल हो। तो इस तरह की जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिजिकल जो ट्रेट्स हैं, ये जब भी इंगेजमेंट के लिए जब भी कोई फैमिलीज़ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो इस बात पर भी फोकस कर रहे होते हैं कि वो कम से कम जो है वो आपके जो है जो लड़का है या लड़की है वो फिजिकली अट्रैक्टिव भी होने चाहिए, और उसके साथ जो है वो आपकी यूथ एंड ब्यूटी, नॉट ओल्ड एंड नॉट अट्रैक्टिव। तो देखिए बेटा कि रिलेशन के लिए, एंगेजमेंट या मैरिज के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है या ट्रेट है कि कपल्स जो है वो यंग होने चाहिए एंड दे शुड बी ब्यूटी। क्योंकि ओल्ड एज की अब आप बात करें तो क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा आपकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, और ओल्ड एज में आपने शादियां कम ही देखी होंगी और ना होने के बराबर देखी होंगी, जबकि यंग कपल्स में व्हेन दे आर यंग एंड ब्यूटीफुल आपने बहुत ज़्यादा मैरिजेस देखी होंगी। क्योंकि ये जो है आपका एज फैक्टर और आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिलेशंस को, रोमांटिक रिलेशंस को डेवलप करने में, या बाकी जो रिलेशंस है आपके मैरिज एंड एंगेजमेंट जो है वो उसमें आपके ये दोनों जो है बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन हाई स्किल्स की बात करें कि स्किल्स भी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है, जैसे कि आपके वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, ह्यूमनस एंड एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ जो है वो इनको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। और अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो ये भी रिलेशन से पहले देखा जाता है कि अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें कौन सी टेक्निकल स्किल पाई जाती है। एंड देन इसको हम कहेंगे गुड होम मेकर या गुड प्रोवाइडर, अच्छी जॉब जो है ये भी बड़ा फैक्टर है। जितने भी रिलेशंस होते हैं उनमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी पाकिस्तान में देखे थे यहाँ पर औरतें जो है वो घर पर ज़्यादा बैठती हैं और जॉब कम करती हैं, तो डेफिनेटली जो गुड प्रोवाइडर होता है वो मेल ही होता है, तो उसकी जो जॉब है या उसकी जो इनकम है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसके पास जो आमदनी है वो कितनी है। तो उसके पास जॉब अच्छी होनी चाहिए और उसकी अर्निंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड देन फिर करियर आउटसाइड होम, फिर उसकी जो फ्यूचर करियर है उस पर भी फोकस किया जाता है कि आगे चलकर इसका करियर क्या होगा। तो जहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसी फैमिलीज़ जिन पर केसेस चल रहे हो या फिर जो ज़्यादा झगड़ा वगैरह करते हो या उनमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो घरों में, तो वहाँ पर जो है ये एक अच्छा करियर नहीं होता है या लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप वहाँ पर डेवलप होना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर जो सोशल रोल है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके जो सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है वो कैसा है। देन फिर
हायर इनकम होनी चाहिए, एजुकेशन हाई होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें ज़्यादा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, और उसकी जो सोशल पोजीशन है सोसाइटी में, जो उसका स्टेटस है वो भी हाई होना चाहिए। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स है जो कि किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिज या एंगेजमेंट के लिए लाजमी हो जाती है। बेटा ओके जी, फाइनली वी हैव फिनिश दिस चैप्टर।